सैम्पलिंग टेक्निक्स के पिछले लेक्चर में हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से अपनी कन्वीनियंस के बेस पे सेलेक्ट किए जाते हैं और उसमें से हम सैंपल चुन के और अपना एनालिसिस करते हैं। आज इस सैम्पलिंग टेक्निक के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कि वह किस तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से डिफर करती है और किस किस तरीके से कौन से मेथड से हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स को बेसिकली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। वन वाज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो इन्वॉल्व करती है नॉन रैंडम सिलेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस या अदर क्राइटेरिया फॉर कलेक्शन ऑफ इजी डेटा कि इनिशियल डेटा के लिए जो हमें सबसे बेस्ट या सूटेबल मेथड लगता है हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, उस तरह से हम नॉन रैंडम सिलेक्शन करके सैम्पलिंग करते हैं। So this was the non-probability sampling. इसमें हमने snowball sampling, convenience sampling इत्यादि देखे थे। Probability sampling क्या है? Probability sampling है जो involve करती है random selection। वहाँ पर कोई specific selection नहीं होता है, bias नहीं होता है, ना convenience पे based होता है। यहाँ जो होल ग्रुप या पॉपुलेशन है उसके बारे में स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस निकालने के लिए ये एक प्रॉपर मेथड है स्टैटिस्टिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन whereas non probability sample involves non random selection। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंट है वह है कि इस probability sampling में every member of a population has a chance of being selected। क्योंकि यहाँ random sampling हो रही है तो जो probability है हर एक individual के select होने की वो यहाँ पर बढ़ जाती है कि every member has a chance of being selected। ये mainly use की जाती है in quantitative research। अगर हमें ऐसे रिसर्च रिजल्ट्स निकालने हैं दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज द बेस्ट टू बी यूज्ड। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च वो प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। ये न्यूमेरिकल डेटा जो कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है इट इज यूज्ड टू फाइंड पैटर्न्स, एवरेजेस, मेक प्रेडिक्शंस या कॉजल रिलेशनशिप्स। हम जो भी फैक्टर्स पर स्टडी कर रहे हैं उनके आपस में किस तरह से वो रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं, एंड जनरलाइज करना उन रिजल्ट्स को टू अ वाइडर पॉपुलेशंस। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इस मेथड को यूज करते हुए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करते हुए रिजल्ट्स देती है जो कि हमें एक वाइडर पॉपुलेशंस पर जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑपोजिट है या डिफर करती है फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि इन्वॉल्व करती है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो क्योंकि इसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है तो जिस भी पॉपुलेशन ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं या जिसमें से हम सैंपल ले रहे हैं उसके हर एक सब्जेक्ट का it has a known probability of being selected। Then जो एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग थ्योरी के रिजल्ट्स आते हैं वो जनरलाइज करने में यानी एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे उन रिजल्ट्स को जनरलाइज करने के लिए एंड दूसरा टेस्ट करने के लिए जो हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस वहां पर वैलिड है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वहां पर एक्सेप्टेड है, इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी वो हेल्प करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बेसिकली चार मेजर कैटेगरीज या टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके अलावा दो और जो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के दे आर दी मल्टी फेज सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग विच आर यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एवरी मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड और जो हमारी सैम्पलिंग फ्रेम है यानी जहां से हम अपने सैंपल्स लेंगे वो इट शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन।
ये मेथड, क्योंकि यहाँ हम होल पॉपुलेशन को इंक्लूड कर रहे हैं इन अ सैम्पलिंग फ्रेम, तो दिस इज एप्लीकेबल टू अ स्मॉल पॉपुलेशन, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हम सैम्पलिंग फ्रेम को फिट नहीं कर सकते, तो इट इज एप्लीकेबल टू स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप्स। इसको हम अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ऑल्सो बी नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इस तरह की सैम्पलिंग करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, जैसे रैंडम नंबर जनरेटर्स, लॉटरी मेथड्स और अदर टेक्निक्स विच आर बेस्ड एंटायरली ऑन चांस। यहाँ किसी तरह का कोई बायस या कोई क्राइटेरिया नहीं है चुनाव उस इंडिविजुअल का या उस सब्जेक्ट का करने के लिए, तो टोटली चांस पे डिपेंडेंट है उसका सिलेक्शन। जैसे लॉटरी हम निकालते हैं कि हमने नाम लिख के और एक बॉक्स में डाल दिया और बिना देखे उसमें से वो कागज की स्लिप निकालते हैं, जिसका नाम होता है वो व्यक्ति चुना जाता है। तो यहाँ टोटली चांस फैक्टर है कि दैट इंडिविजुअल विल बी सिलेक्टेड और नॉट। इसी तरह से ये रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें कि हमें किसी कंपनी एक्स में से 100 एम्प्लॉयज का सिंपल रैंडम सैंपल निकालना है। उस केस में हम क्या करते हैं कि हर एम्प्लॉय को, जैसे वहां पर अगर काम करने वाले लोग 1000 हैं, तो उसमें से हर एम्प्लॉय को एक एक नंबर असाइन करते हैं 1 से लेकर 1000 तक। तो हर एक इंडिविजुअल अब एक नंबर से आइडेंटिफाई होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 1000। 1000 लोगों को हमने नंबर्स उनका आइडेंटिटी के लिए दे दिया, और फिर उसके बाद हम एक रैंडम नंबर जनरेटर से उन 100 एम्प्लॉयज को जो सेलेक्ट करना है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल्स के नाम हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने नंबर 20 को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने नंबर 40 को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने नंबर 29 को सेलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे जैसे नंबर्स हम पिक करते हैं, चाहे लॉटरी मेथड से या जनरेटर मेथड से, यहाँ 27, तो इन सभी के चांस हैं कि उस सैंपल में वो इंक्लूड हो सकते हैं। फिर 32, तो नंबर से हम यहाँ किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं है कि हमने 2 के बाद में या 4 के बाद में या अल्फाबेटिकली हमने किसी को सेलेक्ट किया है। लॉटरी मेथड से सपोज कि पहले 20 नंबर आया, फिर 40 आया, फिर 32 आया, 29 आया, 27 आया, तो टोटली रैंडम इनमें से पिक किए गए कि वो 1000 जो लोग हैं उनमें से 100 लोगों को इस तरह से पिक किया गया। दूसरा तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं इस टेबल में। इन टेबल नंबर्स में से, इस टेबल में से हमें अगर सैंपल ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ से रैंडमली नंबर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई 100 लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से हमें कोई 10 लोगों को चुनना है, तो हम, क्योंकि 100 में 3 अंक होते हैं, तो हम इस टेबल में से 3-3 अंकों का नंबर चुनेंगे। नंबर 100 से कम भी हो सकता है, तो उनको हम एज इट इज चुन लेंगे, और जो 100 से ज्यादा होगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें 3 डिजिट का लेना है नंबर, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का साइज है 100, तो 3 डिजिट का जैसे हम लेते हैं, तो ये नंबर हमने यहाँ से शुरू किया, जैसे 6, 8 एंड 4, तो हमारा नंबर हो गया 684। अब क्योंकि यह 100 से ज्यादा है, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने का रीजन क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो 100 की है, तो 100 से हमने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 84। तो फिर 84th पर्सन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जैसे जब हम इसमें से रैंडमली नंबर्स पिक कर रहे हैं कि हमने 4th कॉलम ले लिया या 5th कॉलम ले लिया, 10th कॉलम ले लिया या रो ले ली, जैसे अब हमने यहाँ पर 3 नंबर में लिया 032। अब 032 क्योंकि 100 से छोटा है, इसलिए हम इसको एज इट इज लेंगे, यानी 32 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो सेलेक्ट होगा। सिमिलरली एक पैटर्न में, या तो हम अगर जैसे वर्टिकल जा रहे हैं तो 684 में 84th आ जाएगा, 582 में 82 आ जाएगा, 362 में 62 आ जाएगा, 985 में 85 आ जाएगा, 100 से अगर हमने डिवाइड किया। अगर हमारा पॉपुलेशन साइज
1000 में है तो हम 4 अंकों की संख्या चुनेंगे 6842। क्योंकि ये 1000 से बड़ी है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और वहां पर जो रिमाइंडर आता है वो नंबर उसमें सेलेक्ट होगा। तो ऐसे हम रैंडमली सेलेक्ट करके और डिपेंडिंग ऑन कि वो साइज पॉपुलेशन की साइज से बड़ा है या छोटा है, अगर वो विद इन साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर अंदर आता है तो उसको एज इट इज सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो पॉपुलेशन साइज से बड़ा है तो पॉपुलेशन के नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर उस सब्जेक्ट को या उस इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कहलाती है। इस टेबल से नंबर सेलेक्ट करके और फिर उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए सैंपलिंग की जाती है। अगर यहाँ 10,000 होते, 15,000 होते तो अकॉर्डिंगली 5 डिजिट या 4 डिजिट, जैसे 3 डिजिट आ रहे हैं 100 में, 1000 में 4 डिजिट आएंगे, 10,000 में 5 डिजिट आएंगे, तो 98526 इस तरह से हम नंबर्स यहाँ से पिक करेंगे और पिक करके अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे, या फिर एज इट इज अगर वो जैसे 017 आ रहा है तो ये 100 से छोटा है तो 17 हो जाएगा। साथ ही में अगर कई बार नंबर्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि ये 032 आ रहा है और इधर हम गए तब भी हमने 100 से डिवाइड किया तो फिर से 32 आ रहा है, तो उस केस में हम ऐसे नंबर्स को एक को रिजेक्ट करेंगे। एक को अगर हमने रखा है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और दूसरा नंबर इस टेबल में से सेलेक्ट करेंगे। Next is the systematic sampling. अब probability sampling is based on random sampling. Random sampling में हमने first कैटेगरी देख ली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि कैसे हम बाय चांस नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन एनी मेथड, एनी क्राइटेरिया और एनी बायसनेस। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अब इससे एक स्टेप आगे जाती है कि ये है तो सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज यूजुअली स्लाइटली इजियर टू कंडक्ट। अब वहां पर जब आप टेबल नंबर से, लॉटरी से, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में आप वो कर सकते हैं तो इजी है, लेकिन यहाँ हर नंबर को जो पॉपुलेशन है उसके हर मेंबर को लिस्ट करते हैं विद अ नंबर, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग रैंडमली। हम टेबल से नंबर जनरेट करने की बजाय हमने पॉपुलेशन को नंबरिंग कर दी, जैसे 1 से 1000 नंबर दे दिए और फिर इंडिविजुअल्स को हम रेगुलर इंटरवल्स में चूज करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या किया था कि कहीं से भी कोई नंबर पिक कर लिया रैंडमली, कि चाहे लॉटरी से किया या टेबल से किया, एक रैंडम था, वहां पर किसी तरह का इंटरवल नहीं था कि जो इंडिविजुअल्स सिलेक्ट हुए हैं उनके बीच में कोई 10 का गैप, 20 का गैप, इस तरह से कोई भी इंटरवल नहीं था। एग्जाम्पल जैसे कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम है, लिस्ट है। अब फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं अ स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे नंबर 6 हमने ले लिया कि हम 1 से 10 के बीच में कोई नंबर को चुनते हैं, जैसे हमने नंबर 6 को चुना। अब नंबर 6 के बाद हम हर 10वें इंडिविजुअल को, यानी 6 में 10 को जोड़ा तो 16, 16 में 10 को जोड़ा तो 26, 26 में 10 को जोड़ा तो 36, यानी एक रेगुलर इंटरवल पे। इस केस में हमारा इंटरवल क्या है, 10th पर्सन, एवरी 10th पर्सन ऑन द लिस्ट इज सेलेक्टेड। और इस तरह से हम 100 लोगों का सैंपल लेने में सफल होंगे कि जब हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो उस 1000 में से या जितने उस लोगों का सैंपल है उसमें से 100 लोगों का सैंपल हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टेक्निक को अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक मेन बात इसमें जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कोई हिडन पैटर्न नहीं होना चाहिए उस लिस्ट में, वरना वो हमारे रिजल्ट को गलत दिशा में ले जा सकता है। जो हमारे इन्फ्रेंसेस आएंगे या कंक्लूजन्स आएंगे एनालिसिस के बाद वो डिफर कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है इसलिए सैम्पलिंग के समय। तो कोई भी हिडन पैटर्न वहां पर ना हो, कि जैसे एचआर ने डेटाबेस जो बनाया है उसमें उन्होंने क्या किया कि टीम मेंबर्स को सीनियरिटी के बेसिस पे लिस्ट कर दिया। एक तो हमने देखा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो वहां सीनियर और जूनियर या एज का कोई फर्क नहीं है,
लेकिन अगर उन्होंने इस तरह से लिस्ट बनाई है कि सीनियरिटी के बेसिस पे टीम मेंबर्स ने उस लिस्ट को प्रिपेयर किया है, तो हमारा वहां पर एक रिस्क हो सकता है कि जो इंटरवल है वो स्किप कर जाएगा ओवर पीपल इन जूनियर रोल्स। सपोज शुरू के 400 लोगों में सारे जो हैं सीनियर्स आ रहे हैं, और हम इस तरह से फिफ्थ फिफ्थ आफ्टर एवरी 5 या एवरी 10th हम नंबर से सैंपल पिक कर रहे हैं, तो हमारा जो सैंपल बनेगा वो पर्टिकुलर एक ग्रुप का बन जाएगा कि जो जूनियर्स हैं उनको लास्ट नंबर्स दिए गए हैं, तो वहां तक हम जाएं उससे पहले हमारा सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा, और जो भी स्टडी हम कर रहे हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी सीनियर्स के ऊपर ही बेस हो जाएगी। जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि सैंपल वुड बी स्क्यूड टुवर्ड्स सीनियर एम्प्लॉयज। तो ऐसा कोई भी हिडन पैटर्न अगर हम देखें तो सैम्पलिंग करने से पहले, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने से पहले उस पैटर्न को स्टडी कर लें ताकि हमारा सैंपल स्क्यू ना हो। Systematic sampling, it's used when complete list of population is available। तो जैसे हमारे पास पूरी एम्प्लॉयज की लिस्ट है, उस केस में से हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को यूज कर सकते हैं। अब फील्ड स्टडीज जब पॉपुलेशन लार्ज हो, स्कैटर्ड हो और होमोजेनस नहीं हो, तब हम इसमें से सैंपल साइज कैसे लेंगे कि हमें जो फ्रैक्शन चाहिए के हम कैलकुलेट करते हैं टोटल पॉपुलेशन अपॉन सैंपल साइज डिजायर्ड। तो अगर हमें सपोज 1000 लोगों का टोटल पॉपुलेशन है और हमें 5% सैंपल लेने हैं सपोज, तो हमारा जो k होगा वो होगा 1000 डिवाइडेड बाय 5% ऑफ 1000, तो 20 के करीब आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जैसे इंटरवल कितना आ गया, वो 20 आ गया। तो अब कोई भी हम 1 से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर ले लेंगे, जैसे हमने 8 ले लिया। 8 के बाद हम एवरी 20th नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा नंबर हो गया 8, उसमें 20 ऐड किया तो 28, अगेन 20 ऐड किया तो 48 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने हमें सैंपल लेना है तो +20 करते हुए हम इसको लेंगे। तो ये जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन होगा हमारा, इट्स अ रेशियो बिटवीन सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज, कि सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज का जो रेशियो है वो हमारा इससे कैलकुलेट करते हैं। ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, अब इस लिस्ट में हमने एक 1 से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर ले लिया था 8, उसके बाद हमारा जो k आया था दैट वाज 20, तो 8 में हमने ऐड किया 20 तो हमारे पास आ गया 28, इसमें हमने फिर से 20 ऐड किया तो ये 48 नंबर आ गया। तो यहाँ डिफरेंस या इंटरवल देखिए कि 20-20 का इंटरवल पर हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स को, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है पूरे उस पॉपुलेशन की। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले इट इज सिंपल एंड कन्वीनियंट टू अडॉप्ट। अगर हमारे पास सैंपल की पॉपुलेशन की पूरी लिस्टिंग है, हमारे पास पूरा उनका डेटा है, तो systematic sampling is the most convenient and simple method to use। इस केस में टाइम और लेबर जो इन्वॉल्व होता है सैंपल कलेक्शन में दैट इज लेस, क्योंकि यहाँ हम उस लिस्ट में ही अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग रेगुलर इंटरवल्स। तो सैंपल कलेक्शन में जो टाइम और लेबर इन्वॉल्व होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे मेथड्स के उसमें कम हो जाता है। अगर पॉपुलेशन सफिशिएंटली लार्ज है, होमोजेनियस है और हर यूनिट को नंबर किया गया है, तो दिस मेथड कैन गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। पॉपुलेशन अगर लार्ज भी हुई, होमोजेनियस हुई, समांग है यानी, और हर यूनिट को हमने अगर नंबर कर दिया है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एक जो मेन स्टेप है दैट इज लिस्टिंग या नंबरिंग, कि हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट उस पॉपुलेशन की होनी चाहिए। तो अगर लार्ज भी हुई, होमोजेनियस हुई और यूनिट अगर नंबर्ड हैं, तो इस मेथड से हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आफ्टर एनालिसिस। थैंक यू।